अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, केन्जियन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, इस कॉन्सेप्ट को हमने समझना। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस। बच्चे, वाई एक्सिस के अलोंग हम मेजर करते हैं प्राइस लेवल और एक्स एक्सिस के अलोंग हम मेजर करते हैं रियल नेशनल आउटपुट को। बच्चे, ये कर्व है एग्रीगेट सप्लाई कर्व। जी जवाब साहब, ये कौन सा कर्व है? एग्रीगेट, हाँ, एग्रीगेट सप्लाई का। अब इधर तवज्जो करनी है। ये कौन सा है? ठीक है, दो अप्रोचेस पढ़ी थी ना। एक अप्रोच कल खत्म हो गई, अब ये दूसरी अप्रोच है। अब दूसरी अप्रोच की रीजन सुनिएगा। इसके मुताबिक एग्रीगेट सप्लाई कर्व की शेप कैसी होती है? ऐसी होती है। अगर हम कहेंगे ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व इस तरह से है, जुबैर साहब, इस शेप को हम कहते हैं ये फ्लैटर है। क्या वर्ड बोलते हैं? फ्लैटर। और इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल। और अगर मैं कहूं ये पॉइंट आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जवाब साहब वो कहता है जब कब फ्लैटर होगा ना तो इंडिपेंडेंट टू प्राइस लेवल होगी सप्लाई। आउटपुट क्या होगा? इंडिपेंडेंट टू, क्या होगा? इंडिपेंडेंट टू, इंडिपेंडेंट टू प्राइस लेवल। दूसरी एक और बात, जब फ्लैटर होगा तो क्या मौजूद है? देयर इज अ स्पेयर कैपेसिटी इन एन इकोनॉमी। क्या मौजूद है? स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है। कर्व नहीं, वेरिएबल्स। कर्व्स जो होते हैं वो कर्व्स दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप शो करता है हमेशा। ये कह रहा है कि इसके अंदर प्राइस का आउटपुट के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब उसकी एक मिसाल देता हूं मैं आप लोगों को। लेट्स सपोज पोटेंशियल मौजूद है रिसोर्सेज का, कि पोटेंशियल आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है जो आपके पास गिवन रिसोर्सेज है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक। अगर हम उन्हें यूटिलाइज करें तो मैक्सिमम आउटपुट के यूनिट प्रोड्यूस हो सकते हैं 1000। इसे बोलेंगे पोटेंशियल जीडीपी। एक्चुअल प्रोडक्शन हो रही है, ये एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है
400 यूनिट्स का। अब मुझे बताएं 600 किसको रिप्रेजेंट करेगा? बिल्कुल ठीक है, स्पेयर कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। 1000 यूनिट बनाने की सलाहियत मौजूद है, एक्चुअली बना कितने रहे हैं? 400। इसका मतलब है मजीद और कितने बनाए जा सकते हैं, उस पर कैपेसिटी। अब आपके पास रिसोर्सेज मौजूद है और आपको कोई आके कहता है मुझे भी 100 यूनिट बना के दे दो, तो आप उसे कहोगे कि प्राइस बढ़ाओ फिर यूनिट बना के दूंगा। भाई रिसोर्सेज मौजूद है, बना दो उसे। तो इसका क्या मतलब हुआ? इंडिपेंडेंट टू प्राइस लेवल है ना, बिकॉज यू हैव रिसोर्सेज एंड इफ एनी वन ऑफ देम आस्क्ड टू प्रोड्यूस 100 मोर यूनिट्स फॉर मी, तो आप बना के दे दो भाई, आपके पास रिसोर्सेज मौजूद है। तो क्या मतलब हुआ? जब का फ्लैटर है, स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है, प्राइस बढ़े बिना ही आउटपुट बढ़ाया जा सकता है क्योंकि रिसोर्सेज मौजूद है। देयर इज अ स्पेयर कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, कंपैरेटिवली मोर लॉजिकल। बात क्लियर है जी? जवाब साहब आप समझ आ गई बात? चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Once the economy has achieved full employment level, एक दफा अगर इकोनॉमी ने क्या अचीव कर लिया? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो मैं लिखने लगा once the economy has achieved full employment level, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिव पोटेंशियल। अगर इकोनॉमी ने अपना फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर लिया, क्या मतलब? 1000 यूनिट बना सकते हो, 1000 ही बनाने शुरू कर दिए। अब क्या कोई स्पेयर कैपेसिटी है, कोई रिसोर्सेज है आपके पास? क्या 1000 से ज्यादा आप यूनिट मैन्युफैक्चर कर सकते थे? नहीं। अगर आपको कोई और कहता है मुझे भी 100 बना दो, तो क्या आपके पास 100 बनाने के रिसोर्सेज है? नहीं। लेकिन अगर वो कहता है भाई बताओ पर पीस कितने पैसे चार्ज कर रहे हो, हम कहते हैं पर पीस 100 रुपए ले रहे हैं, कहता है 110 मैं देता हूं, मुझे 100 बना दो। अब फिर जो ज्यादा पैसे देगा उसको बना के दे देंगे। इसका मतलब है एक दफा इकोनॉमी ने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर लिया, उसके बाद आउटपुट तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन जस्ट अगर एग्रीगेट, इफ देयर इज अ राइज इन एग्रीगेट डिमांड, अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, इट जस्ट पुश अप द प्राइस लेवल। तो क्या इंक्रीज होगा? सिर्फ if there is a rise in aggregate demand, then it just push up the price level, whereas total output remain same। टोटल आउटपुट क्या रहेगा? वो तो सेम ही रहेगा, टोटल आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। जज़ाकुमुल्लाह, माहौल अच्छा हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह मौसम ठंडा हो गया। जी बात क्लियर हो गई जी? यहाँ तक आपका नाम मैं भूल जाता हूँ, दानियाल। अब नहीं भूलूंगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि ऐसे सवाल ना नहीं, मतलब इतने इंटेलिजेंट क्वेश्चन
सीरियस कह रहा हूँ यार, आप लोग मजाक समझना शुरू कर देते हो। देखिए जी, एग्रीगेट डिमांड एडी से एडी 1 हो गया। अब बात समझनी है, देखिए पोटेंशियल आउटपुट इतना ही था, प्राइस लेवल क्या था, ये था ना प्राइस लेवल P1। अब क्या हुआ, आउटपुट में कुछ चेंज आया, लेकिन प्राइस लेवल क्या हो गया P1 से, इट जस्ट पुश अप द प्राइस लेवल, टोटल आउटपुट रिमेन। इफ देयर इज अ राइज इन, सेंटेंस पूरा समझ में आ गया, ये क्या लिखा है, इफ देयर इज अ राइज इन एग्रीगेट डिमांड, अगर एग्रीगेट डिमांड राइज कर गया तो उससे होना क्या है अब्दुल राफे साहब, आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ना, बस क्या चीज बढ़नी शुरू हो जाएगी, फिर जो ज्यादा पैसे देगा। हमारे साथ भी तो ऐसा है ना। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, आप 24 घंटे में से 8 घंटे ड्यूटी अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। अब आपको कहा जा रहा है कि भाई 8 घंटे एक महीने के अंदर आप हमारे लिए स्पेंड करें, 8 घंटे, हम आपको 4 लाख रुपया देंगे। उसी 8 आवर्स के लिए अगर कोई और आके हमें ऑफर करना शुरू कर दे, भाई मैं आपको 800,000 रुपीज पे करूंगा, तो बताइएगा हमारे लिए मोर बेनिफिशियल है ना। सेम टाइम स्पेंड करना है, सेम यूनिट बनाने हैं, भाई हमें पर पीस ज्यादा मिल रहा है। एक बंदे के साथ जब कमिटमेंट हो गया तो फिर देखो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कमिटमेंट का ना एक टाइम पीरियड होता है, आप हमेशा के लिए किसी के साथ जुड़े नहीं रह सकते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब एक टाइम आता है, जैसे आप उनको भी पता है कि आप जा सकते हो और हमें भी पता है वो हमें निकाल सकता है, ऐसा थोड़ी है कि वो हमें कभी निकाल ही नहीं सकता, और ऐसा भी नहीं है कि मैं हमेशा यहीं पे बैठा रहूंगा। एक टाइम आएगा, उन्होंने एग्रीमेंट में ये बात लिखी हुई होगी कि भाई अगर आपको जाना हुआ तो आपको हमें 2 माह पहले का नोटिस देना होगा, और आपके भी बिहाफ पे वो ये लिख देगा कि मैं अगर आपको निकालूंगा तो 2 माह पहले का नोटिस दूंगा, और अगर मैंने नोटिस पीरियड ना दिया तो मैं 2 माह की सैलरी दूंगा तुम्हें। वो टाइम पीरियड इसीलिए तो रखा है। अब आम रूटीन में जब प्रॉपर्टी का टेनेंसी एग्रीमेंट बनता है तब भी तो यही बात होती है ना, वो कम से कम 3 माह 2 माह टाइम पीरियड डिपेंड करता है, वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअली एग्री कर लेते हैं। बात समझा पाए? कैसे 100 यूनिट अगर हम बनाएंगे तो किसी के 100 यूनिट कम भी करेंगे। हाँ, मैं मिसाल दूं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। दानियाल भाई, मैं आपसे पूछता हूँ दिन में कितने घंटे पढ़ते हो? आपने मुझे पूरी रूटीन बताई, आपने कहा मैं 8 घंटे सोता हूँ, 2 घंटे मेरी इबादत के नमाजों के हैं, 10 घंटे हो गए, 4 घंटे मैंने खेलना होता है, 14 घंटे हो गए, ठीक हो गया, ऐसे ही है ना, 14 घंटे हो गए, बाकी 10 घंटे मैं पढ़ाई करता हूँ। हाँ, 10 घंटे मैं पढ़ाई करता हूँ, खाना पीना वो पहले हमने जो सारा कुछ वो 4 घंटे में वो स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ डिसाइड कर सो जी दोबारा से रिपीट कर लेते, लिख के करते। स्लीपिंग टाइम 8 आवर्स, नहीं 8 घंटे, ठीक है कोई बात। दानियाल साहब को 2 घंटे ज्यादा सोने थे, वैसे एक आम इंसान की 6 घंटे नींद होती है। 2 आवर्स हम कहते हैं हमारी इबादत के लिए है जी। अच्छा जी, इसके अलावा 4 आवर्स खाना पीना एंटरटेनमेंट वगैरह सब कुछ मिला के ये आ गया जी। बाकी स्टडी का टाइम जो है वो 10 घंटे है। अब टोटल हो गए
24 आवर्स। मैं कहता हूं दानियाल साहब, अब से आपने 2 घंटे ज्यादा पढ़ाई करनी है। आप मुझे कहें मैं 2 घंटे ज्यादा पढ़ाई करूंगा, 26 घंटे तो होते नहीं है यार। ओहो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। आपको इसमें से रिड्यूस करने होंगे, इसमें से नहीं करने, इसमें से रिड्यूस करने होंगे। आप कहेंगे मैं आपसे 8 घंटे की बजाय 7 घंटे सोऊंगा, 4 घंटे की बजाय 3 घंटे ये काम करूंगा, बाकी मेरे 24 घंटे हैं, लेकिन मेरी पढ़ाई अब 10 घंटे की नहीं होगी, बल्कि कितने घंटे की हो जाएगी? 12 घंटे की हो जाएगी। ऐसे ही पॉसिबल है। रिसोर्सेज हमारे पास उतने ही रहने, लेकिन ये है कि हमने किसी के यूनिट कम करने जो हमें प्राइस कम दे रहा है, उसके बाद हम 100 यूनिट रिड्यूस कर देंगे, जो हमें ज्यादा पे करेगा हम उसको बना के दे देंगे। समझ आ गई कि लग समझ गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केन्जियन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। केन्जियन का यकीन है कि इकोनॉमी जब अपने प्रोडक्टिव पोटेंशियल पे पहुंच जाए, ये बात अब मुश्किल तो नहीं है ना? प्रोडक्टिव पोटेंशियल का मतलब क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट। एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा हो जाएगा? कोई मुश्किल बात ये पढ़ने से समझ आ रही है? हाउएवर, जब इकोनॉमी अपने फुल आउटपुट लेवल पे, फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं होगी, तो उसका यकीन है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होगा? मुश्किल बातें तो नहीं है। जब इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज फ्री में मौजूद हैं, फ्लैटर, इकोनॉमी ने सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज कर लिए, वर्टिकल। बिकॉज एनी रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग फुली, इसका मतलब है क्या मौजूद है? स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है। वर्ड टू वर्ड समझ में आ रही है ना? अब ये एमसीक्यूज गलत नहीं होने चाहिए इंशाल्लाह, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी रीडिंग बहुत अहम है। माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्चुअली है, ये भी कॉन्सेप्चुअली है, लेकिन ये रीडिंग लाजमी करनी है इसके साथ, तभी एमसीक्यूज अच्छे से अटेम्प्ट हो पाते हैं हमारे। इफ देयर आर अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज, क्या मतलब? स्पेयर कैपेसिटी। देन एज आउटपुट इंक्रीजेस, अगर आउटपुट इंक्रीज करेगा, क्या प्राइस लेवल में कोई चेंज आएगा? नॉट पुट प्रेशर ऑन प्राइस लेवल, इसका मतलब प्राइस लेवल में कोई चेंज, बात ही खत्म। इसका मतलब इंडिपेंडेंट टू प्राइस लेवल। इंस्टेड इकोनॉमी विल जस्ट यूज अप स्पेयर कैपेसिटी। कहता क्या है? स्पेयर कैपेसिटी है, रिसोर्सेज मौजूद है, तो प्रोडक्शन कर डालो, बढ़ा दो प्रोडक्शन, प्राइस बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। It is only once the economy approaches its production potential, अगर इकोनॉमी ने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर लिया एक दफा, then the firms will begin having the power to influence the prices, और prices क्या होंगी? फिर upward increase होंगी। बात क्लियर हो गई जी बच्चे? ये कब क्लियर है यहां तक? जी बच्चे, फ्लैटर, फ्लैट यहाँ पे वर्ड बोला है फ्लैटर, और ये वर्ड बोला है वर्टिकल। वर्टिकल जब प्रोडक्टिव पोटेंशियल अचीव कर ले तो वर्टिकल हो जाएगा, और अगर स्पेयर कैपेसिटी है, अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज हैं, तब तक फ्लैटर रहेगा। और जब तक फ्लैटर रहेगा, प्राइस लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा, आउटपुट बढ़ेगा। और जब प्रोडक्टिव पोटेंशियल अचीव कर लिया तो आउटपुट में अब कोई चेंज नहीं है, प्राइस लेवल बढ़ना है। बढ़ना एक ही वेरिएबल है। जब तक अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज हैं, तब तक प्राइस लेवल में चेंज नहीं आना, आउटपुट बढ़ेगा। जब प्रोडक्टिव पोटेंशियल अचीव कर लिया, आउटपुट में अब चेंज नहीं आना, अब प्राइस लेवल इंक्रीज करेगा। गॉट इट? As output increases, price level at which firms will supply in aggregate begins to, ये ज्यादा अच्छे तरीके से ये कब समझा देगा आपको ये वाली बात। ये बात क्लियर है ना कि अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से आउटपुट में तो कोई चेंज नहीं आना, लेकिन क्या हो जाएगा? प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। सबको क्लियर है इरशाद साहब? यस सर। However, only once full employment is approached.
अप्रोच्ड, ये वही बात जो अभी हमने बोल दी है जी बच्चे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल पूछना है पूछ सकते हो बच्चे। नहीं है जी? जी बच्चे स्टार्ट होता है बच्चे अब हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको याद होगा कल मैंने ये चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपके सामने कुछ चीजें डिस्कस की थी कि इस चैप्टर में हम तकरीबन 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला टॉपिक होगा एग्रीगेट डिमांड, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा एग्रीगेट सप्लाई, और एग्रीगेट सप्लाई की 2 अप्रोचेस थी, पहली न्यू क्लासिकल अप्रोच और दूसरी केन्जियन अप्रोच, ये भी आज हमने मुकम्मल कर डाली। थर्ड वन आ गया मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। अब हम ये टॉपिक थर्ड वन स्टार्ट करने वाले हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। तो स्टार्ट करते हैं। जी जी इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट। आपका नाम? अली। अली, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए ना माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को अगर हम रिवाइज करना शुरू करेंगे ना तो दोनों टॉपिक्स खराब हो जाएंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी रिवीजन करवा दूंगा। अभी आप ये समझ लो कि आपकी इकोनॉमिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ हुई है, नहीं तो बाद में हमें फिर इसकी भी टेंशन पड़ जाएगी कि ये कब रिवाइज होंगे हमारे। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करने की हमें जरूरत नहीं है, जल्दी तैयार हो जाते हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो इंशाल्लाह, लेकिन आप इतना ख्याल रखिएगा ईद के बाद करवाऊंगा जरूर। पहले 3 चैप्टर जो मैं पढ़ा चुका हूँ, उम्मीद है चैप्टर 2 की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मैं फिर भी रिवाइज करवाऊंगा। चैप्टर 2 भी, 3 भी, 4 भी। आप ये समझ लें कि कल से या 2-3 दिन पहले से ही, मंडे से स्टार्ट किया ना हमने पढ़ना, मंडे से हमने इकोनॉमिक्स पढ़नी शुरू की है। एक ही चैप्टर विद एमसीक्यूज, पूरी किताब खत्म करवाऊंगा इंशाल्लाह, अल्लाह मुझे जिंदगी दे इंशाल्लाह। ठीक हो गया ना? हाँ, आप ये भूल जाएं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं आती, कोई टेंशन, एक वर्ड भी इकोनॉमिक्स का नहीं पता, नहीं कोई टेंशन। मैं इस अजम्पशन के साथ तो आपको पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। देखिए अभी तक मैं पढ़ाते हुए ये नहीं कह रहा हूँ कि माइक्रो में आप ये पढ़ चुके हैं तो ये जरूरत ही नहीं है। डिमांड पढ़ाना शुरू किया तो हमने डिमांड को पूरी तरह से पढ़ना है, एग्रीगेट सप्लाई को पूरी तरह से पढ़ना है, और जब मैं रिवाइज करवाऊंगा तो इंशाल्लाह वो भी मैं पूरी तरह से पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया? हाँ, बिल्कुल भी परेशान ना, अपने आप को रिलैक्स करके इन चीजों को समझें। ठीक है जी? जुबैर साहब की तरह ज्यादा ही रिलैक्स नहीं कर लेना अपने आप को, उनको कोई टेंशन ही नहीं है माशाल्लाह। इकोनॉमिक्स की और आपका नंबर अच्छा नहीं, इसने दुआओं के लिए कहना होगा बस, और क्या कहना होगा। मुझे जो फोन आते हैं ना बच्चों के काम के लिए, ये बस यही काम होता है, और किसी काम के लिए वो मैसेज कर सर आपने दुआ जरूर करनी, बाकी पूरे सेशन में कोई मेरा पता नहीं होता, सिर्फ किसी ने मुझे इस्तिखारे के लिए रखा हुआ है, किसी ने मुझे दुआ के लिए रखा है। वो एक है तो जब भी कोई मसला हो तो इस्तिखारे के लिए तो वो है, तो मैं बहरहाल उन्हें कहता होता हूँ कि इस्तिखारा आप खुद करें। बहरहाल अच्छे हैं लोग, मैं उनको समझाता हूँ कि जिसको साथ प्रॉब्लम हो वो इस्तिखारा करें। नहीं, वो आपने क्लास में बताया था ना, तो हम नहीं कर सकते, हम इतने, मैंने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक की सुनता है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को भी साथ ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह मैं आपको खुसूसन दुआ में याद रखूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर कामयाब करें इंशाल्लाह। अब आपकी कंसंट्रेशन इस टॉपिक की तरफ हो, काफी हमने डिस्कशन कर ली एग्रीगेट डिमांड।
नेगेटिवली स्लोप। शॉर्ट रन aggregate supply curve intersect to each other at point E, that is called equilibrium point. Equilibrium output, price at equilibrium. Long run aggregate supply curve, output at full employment level. कोई बात नहीं, इतनी सी खैर है। अब सवाल पूछते हैं, सबसे इंटेलिजेंट आपसे पूछे। जवाब साहब, आपका नाम क्या है? फाइक। फाइक, आप सबसे इंटेलिजेंट हो, आपने सवाल का जवाब देना, ठीक है जी। फाइक साहब, यहाँ पे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व एग्रीगेट डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व एग्रीगेट डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है? जहां पे एग्रीगेट सप्लाई कर्व एग्रीगेट डिमांड को इंटरसेक्ट करेगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, तो ये क्यों नहीं है इक्विलिब्रियम पॉइंट? मैंने बता दिया। शाबाश, क्योंकि एग्रीगेट लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमेशा प्रोडक्टिव पोटेंशियल के बारे में बताता है, पोटेंशियल जीडीपी के बारे में बताता है, एक्चुअल जीडीपी के बारे में नहीं बताता। इक्विलिब्रियम हमेशा एक्चुअल की बेसिस पर डिटरमिन होता है, पोटेंशियल की बेसिस पर डिटरमिन नहीं होता। तो ये प्रोडक्टिव पोटेंशियल के बारे में बताएगा, ये पोटेंशियल जीडीपी के बारे में बताएगा, एक्चुअल के बारे में नहीं बताता ये। तो जब तक हम कहें कि इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमिन करना है, तो इक्विलिब्रियम हमेशा किसकी बेसिस पर डिटरमिन किया जाता है? एक्चुअल की बेसिस पर। और एक्चुअल हमेशा किससे पता चलेगा हमें? शॉर्ट रन से। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक हो गया जी। फाइक साहब, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ आ गई है ना? बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व वुड बी इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड कर्व। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व वुड बी इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड कर्व। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम को अचीव किया जा सकता है दोनों एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व के इंटरसेक्शन, दोनों आपस में क्या कर जाए? इंटरसेक्ट कर। इसके लिए वर्ड बोलते हैं पियर्स, कट, इंटरसेक्शन। आपस में दोनों कट करें, एक दूसरे को काटें, पियर्स। या हम क्या बोलते हैं? समझ आ गई ना? कट करें एक दूसरे को। फोर्सेस सिमिलर द इक्विलिब्रियम डिस्कस्ड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिल्कुल उसी तरह से। तो ये अब आप यहां से इसको बिल्कुल काट दे, जरूरत ही नहीं है। ये चैप्टर मैं आपके साथ पूरे का पूरा शेयर कर दूंगा, ठीक हो गया ना? इसी पैटर्न में ही मैं इसको पीडीएफ में सेव करवाऊंगा, फिर मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। बच्चे, लॉन्ग रन हमने पहले ही कहा था, लॉन्ग रन हमें सिर्फ प्रोडक्टिव पोटेंशियल के बारे में बताएगा कि अगर हम अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर लें तो हम इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे ज्यादा कोई हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। बस
यही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। वंस द इकोनॉमी वुड बी एबल टू अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, देन इकोनॉमी कुड बी एबल टू प्रोड्यूस सो मच आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, y इज इक्वल टू या y f के इक्वल, बस यही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इससे ज्यादा नहीं। The macroeconomy is in equilibrium at the point where short-run aggregate supply curve is equal to aggregate। अगर ये लाइन की बजाय आप ये लिख ले तो मुझे बताएं आपको आसानी नहीं हो जाएगी? यही बात है ना, सिर्फ इज इक्वल टू, यहाँ पे कर लेते हैं, इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड कर्व। बजाय इसके कि पूरी लाइन पढ़ने से हमें ये बात समझ में आए, ये बात हमें वैसे ही समझ में आ जाएगी। जी बच्चे, बात क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? कुछ कर्व्स देख लीजिएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग बचे प्राइस लेवल, एक्स एक्सिस के अलोंग रियल नेशनल आउटपुट, एग्रीगेट डिमांड कर्व, short run aggregate supply curve intersect to each other at point E, that is called output price, output full employment level, long run aggregate supply curve। अच्छा बच्चे, इन केस इफ देयर इज अ राइज इन एग्रीगेट डिमांड कर्व, अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज कर जाए AD से AD1 पे, इफ देयर इज अ राइज इन एग्रीगेट डिमांड फ्रॉम AD से AD1, ये राइज, अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज करेगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व के राइज करने की वजह से बच्चे क्या होगा? आउटपुट लेवल बढ़ेगा और साथ ही साथ बच्चे प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा। तो बच्चे प्राइस लेवल भी बढ़ गया, आउटपुट लेवल भी बढ़ गया, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो जाएगा? E1। सही हो गया? तो ये बात समझ लीजिएगा, इफ एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज कर जाए, एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या कर जाए? राइज कर जाए, तो उसकी वजह से दो इफेक्ट्स होंगे। पहला, प्राइस लेवल भी बढ़ेगा और दूसरा आउटपुट लेवल भी बढ़ जाएगा, बट शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व रिमेन सेम। दूसरी इंफॉर्मेशन लिख दूं, वो आप लोग खुद से बना लीजिएगा। सेकंड वन, इफ एग्रीगेट डिमांड कर्व अगर फॉल कर जाए बट शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व रिमेन सेम, तो बच्चे पहला पॉइंट, प्राइस लेवल क्या करेगा? डिक्रीज। दूसरा, आउटपुट लेवल भी क्या कर जाएगा? डिक्रीज।
अच्छा बच्चे, अब अगली डायग्राम बना दूं। ये दो बातें मैंने बताई हैं आपको इकट्ठी। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग प्राइस लेवल, एक्स एक्सिस के अलोंग रियल नेशनल आउटपुट। एग्रीगेट डिमांड, short run aggregate supply curve intersect to each other at point E, that is called equilibrium. If there is a rise in aggregate short run aggregate supply curve, अगर short run aggregate supply curve rise कर जाए, short run aggregate supply curve 1 अगर rise कर जाए तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, E1, और उससे क्या होगा, आउटपुट लेवल बढ़ जाएगा और प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो प्राइस लेवल डिक्रीज कर गया, आउटपुट लेवल इंक्रीज कर गया। ठीक हो गया जी बच्चे। और ये क्या है, राइज इन शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का। तो बच्चे अगेन उसी तरह से, इफ शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइज कर जाए बट aggregate demand remain same। अच्छा बच्चे, उसमें सबसे पहला प्राइस लेवल डिक्रीज करेगा, आउटपुट लेवल इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा ही है ना, ये पहला पॉइंट है बच्चे। ये सेकंड वन बच्चे, अगर शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व फॉल करे, एग्रीगेट डिमांड कर्व सेम रहे, प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, आउटपुट लेवल कम हो जाएगा। ठीक हो गया जी। जी बच्चे, नेक्स्ट साइमल्टेनियस शिफ्टिंग की बात करने लगा हूं। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग प्राइस लेवल और एक्स एक्सिस के अलोंग रियल नेशनल आउटपुट। एग्रीगेट डिमांड कर्व, short run aggregate supply curve intersect to each other at point E
फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बच्चे अगर एग्रीगेट डिमांड कब राइज कर जाए, एग्रीगेट डिमांड कब राइज कर गया एडी से AD1 पे, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कब भी राइज कर जाए, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व 1। तो बच्चे इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ये हुआ कि प्राइस लेवल में कोई चेंज नहीं आया, बट बच्चे आउटपुट लेवल बढ़ गया, नया इक्विलिब्रियम E1। बात समझ में आ गई है जी बच्चे? मैंने सारी की सारी ग्रीन कर दी है समझाने के लिए, ठीक होगा जी बच्चे? तो अब देखें, राइज, ये भी राइज कर गया, एग्रीगेट डिमांड कब भी राइज कर गया। सीरियल नंबर, एग्रीगेट डिमांड, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, प्राइस लेवल, आउटपुट लेवल। टाइम नहीं हम स्पेंड करें। जी बच्चे 1, 2, 3 एंड 4 अगर एग्रीगेट डिमांड कब राइज कर जाए, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कब भी राइज कर जाए, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, आउटपुट इंक्रीज कर जाएगा। एग्रीगेट डिमांड कब फॉल कर जाए, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कब भी फॉल कर जाए, प्राइस में चेंज नहीं आएगा, आउटपुट कम हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड राइज कर जाए, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कब फॉल कर जाए, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। अगर एग्रीगेट डिमांड कब फॉल कर जाए, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कब राइज कर जाए, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस लेवल कम हो जाएगा। ये मैंने एक कर्व बना दिया, बाकी कर्व्स के लिए मैंने आपको बता दिया। ये आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे इसकी इंशाल्लाह। आपने ये कर्व बनाने हैं, एक मैंने आपको बना के ये दे दिया कर्व, आपने इसके अलावा 3 कर्व्स बनाने हैं, एक में एग्रीगेट डिमांड कर्व फॉल हो, दूसरे में साथ ही एग्रीगेट शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी फॉल हो। ये आपने देखना है, बिहेवियर यही होता है। अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज करे, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व फॉल करे, एग्रीगेट डिमांड कर्व फॉल करे, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइज करे। और लेकिन याद रखिएगा ये होगा विथ सेम प्रोपोर्शन। किससे होगा? विथ सेम प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए दोनों का। जी 4th वन टॉपिक है आउटपुट गैप।
आउटपुट गैप का मतलब क्या है जुबैर साहब बताने लगे, और अगर देर होगी तो फिर इन्हीं की वजह से होगी। जी जी जुबैर साहब कोशिश करें। ठीक है, शाबाश। कि अगर एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल जीडीपी डज नॉट इक्वल टू पोटेंशियल जीडीपी या प्रोडक्टिव, बिल्कुल पोटेंशियल के इक्वल ना हो, पोटेंशियल जीडीपी, इस गैप को हम कहते हैं आउटपुट गैप। बात क्लियर हो गई? अगर एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल जीडीपी डज नॉट इक्वल टू पोटेंशियल जीडीपी हो तो इसे हम क्या बोलते हैं? आउटपुट गैप। आउटपुट गैप फर्दर 2 टाइप्स का हो सकता है। जी दानियाल क्या बोलेंगे? आउटपुट गैप कितनी तरह का हो सकता है? 2 तरह का। शाबाश। पहला वाला जी बिल्कुल ठीक हो गया, एक को हम बोलते हैं नेगेटिव गैप और दूसरे को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव गैप। बिल्कुल ठीक हो गया। इसके एक और नाम भी है, इसका यूज होता है, इसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। क्या वर्ड बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। और बच्चे पॉजिटिव गैप के लिए क्या वर्ड बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप और दूसरा बच्चे वर्ड क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। अच्छा बच्चे, अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे, मुझे पता है आप लोग सवाल पूछना चाहेंगे अभी मेरे से, अभी राफे साहब गुस्से से देख रहे, एक्चुअल जीडीपी अगर पोटेंशियल जीडीपी के इक्वल हो जाए, वो सिचुएशन तो बताई नहीं कि अगर एक्चुअल पोटेंशियल के इक्वल हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं आइडियल सिचुएशन। इसको क्या बोलते हैं? आइडियल। ये आइडियल सिचुएशन होगी जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। अब बचे सबसे पहली डिफ्लेशनरी गैप। जी नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि हम अपने रिसोर्सेज को या एक इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। नॉर्मली बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में, बड़ी आइडियल सिचुएशन में ऐसा होता है। ठीक हो गया जी? साथ साथ सभी तैयारी कर रहे हैं ना? आज टेस्ट हुआ था ना? हाँ, मैंने उनसे कह दिया कि अब टेस्ट आपके मिस नहीं होने चाहिए, तो आपने बड़े अच्छे तरीके से, कल आपका चैप्टर नंबर 6 का टेस्ट होगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से। मैं ये आज आपके साथ दोनों पीडीएफ की फाइल्स भी, लेक्चर्स भी अपलोड कर दूंगा। हाँ, ये बस आखिरी टॉपिक है, डिफ्लेशनरी गैप। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस। बच्चे वाई एक्सिस के अलोंग हम किसको मेजर करते हैं? प्राइस लेवल। और एक्स एक्सिस के अलोंग रियल नेशनल आउटपुट, रियल नेशनल आउटपुट, रियल नेशनल आउटपुट। नेगेटिवली स्लोप एग्रीगेट डिमांड कर्व, पॉजिटिवली स्लोप, बिल्कुल ठीक हो गया, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, intersect to each other at point E, that is called equilibrium point. ठीक हो गया जी बच्चे? आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अब आप मुझे एक बात बताइएगा,
ये कौन सा जीडीपी है? पोटेंशियल, बिल्कुल सही हो गया। और ये एक्चुअल, बिल्कुल ठीक है। क्या एक्चुअल और पोटेंशियल इक्वल है? नहीं। अगर एक्चुअल क्या है? एक्चुअल लेस देन पोटेंशियल हो, एक्चुअल लेस देन पोटेंशियल हो, एक्चुअल लेस देन पोटेंशियल हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। क्या वर्ड बोला जाएगा? डिफ्लेशनरी गैप। क्या वर्ड बोला जाएगा? डिफ्लेशनरी गैप। और इसे नेगेटिव गैप भी बोलते हैं। एक्चुअल लेस देन पोटेंशियल हो, डिफ्लेशनरी गैप। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैं यहां पे लिखने भी लगा हूं, अगर एक्चुअल जीडीपी लेस देन पोटेंशियल जीडीपी हो तो बच्चे इसको कहते हैं डिफ्लेशनरी, या इसको नेगेटिव गैप भी बोलते हैं। जी बच्चे, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी एंड द प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इकोनॉमी इज नोन एज आउटपुट गैप। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? आउटपुट गैप की कितनी सिचुएशंस हो सकती हैं? दो। फर्स्ट वन नेगेटिव गैप। क्लियर हो गया? नेगेटिव गैप का क्या मतलब है? नेगेटिव गैप का मतलब है पोटेंशियल और एक्चुअल बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है? एक्चुअल आउटपुट लेस देन पोटेंशियल, एक्चुअल आउटपुट लेस देन पोटेंशियल। तो अगर आप यहाँ पे इस लाइन की जगह पे ये लिख लेना तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए। एक्चुअल जीडीपी लेस देन पोटेंशियल जीडीपी। एक्चुअल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी से अगर कम हो, या मैं ये भी तो कह सकता हूँ पोटेंशियल ज्यादा हो और एक्चुअल कम हो, तो ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव गैप। ऑन द अदर हैंड अगर हम कह दें कि एक्चुअल ग्रेटर देन, एक्चुअल जीडीपी ग्रेटर देन पोटेंशियल जीडीपी, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, अभी हम देखेंगे ये क्या सिचुएशन होती। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा, आप जरा नेगेटिव गैप या डिफ्लेशनरी गैप को जरा पढ़ते हैं। डिफ्लेशनरी गैप, इसका दूसरा नाम है रिसेशनरी गैप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से। इसे डिफ्लेशनरी भी कहते हैं या इसे क्या बोलते हैं? रिसेशनरी गैप। एग्जिस्ट करता है जब इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में लेस देन पोटेंशियल प्रोडक्टिव पोटेंशियल, ऐसे ही है ना? एक्चुअल प्रोडक्टिव पोटेंशियल से क्या हो? कम हो। अब ये देखिएगा, ये है प्रोडक्टिव पोटेंशियल और एक्चुअल ये है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअल पोटेंशियल से थोड़ा है, यही बात बोली ना हमने। अच्छा जी बच्चे, ये बात हो गई लेस देन प्रोडक्टिव पोटेंशियल। और एग्रीगेट डिमांड रिमेन लेस देन द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ अ कंट्री। एग्रीगेट डिमांड लेस देन द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ द कंट्री। अगर एग्रीगेट डिमांड राइज हो, ज्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं इन्फ्लेशनरी। इट रिप्रेजेंट दैट ड्यू टू कौन सी सिचुएशन की वजह से? रिसेशनरी कंडीशंस की वजह से, कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग फुली यूटिलाइज्ड, कि इकोनॉमी के रिसोर्सेज पूरी तरह से यूटिलाइज, इकोनॉमी के हालात खराब है, मुल्क के अंदर डिमांड ही नहीं है, डिमांड कम है, लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन क्यों ज्यादा करेगा या इकोनॉमी प्रोडक्शन क्यों ज्यादा करेगी? जब लोगों के पास पैसे हों, उन वो चीजों की डिमांड ज्यादा से ज्यादा कर रहे हो, तो फिर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन भी करे, इकोनॉमी प्रोडक्शन भी करे। अभी तो लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है, हालात खराब चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? रिसेशनरी पीरियड है। ये बात बोलते हैं बच्चे। दिस लो एग्रीगेट डिमांड कॉज अ फॉल इन ओवरऑल प्राइस लेवल। इसकी वजह से प्राइस लेवल क्या होता है? हाँ, कम होता है, डिक्रीज करता है। अगर एग्रीगेट डिमांड कब यहाँ से यहाँ पे आ जाए ना, अब इस सिचुएशन को मैं अब एक दूसरे वे में समझाने लगा हूँ, जो कि एक वे है, बेस्ट वे समझाने के लिए। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस।
वाई एक्सिस के अलॉन्ग बच्चे किसको मेजर किया जाता है? प्राइस लेवल। और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रियल नेशनल आउटपुट। नेगेटिवली स्लोप एग्रीगेट डिमांड, पॉजिटिवली स्लोप शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। जहां पे दोनों कर्व्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वो कौन सा पॉइंट होगा? ये क्या हो गया? लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। और ये है आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब ये सिचुएशन कौन सी सिचुएशन हो गई है? आइडियल सिचुएशन। शाबाश, ये कौन सी सिचुएशन है? कोई मुश्किल बात तो नहीं है। अगर मुल्क के हालात थोड़े से खराब होंगे तो एग्रीगेट डिमांड राइज करेगी या फॉल? फॉल करेगी। रिसेशनरी पीरियड है तो क्या करेगा? एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या कर जाएगा? फॉल। अब मैं एग्रीगेट डिमांड कर्व को फॉल करवाने लगा। एग्रीगेट डिमांड कर्व फॉल कर गया जी। एग्रीगेट डिमांड कर्व AD1 पे आ गया। अब आप मुझे बताइएगा एग्रीगेट डिमांड कर्व अगर फॉल करेगा तो आउटपुट लेवल कम हो जाएगा और साथ ही साथ प्राइस लेवल भी क्या हो जाएगा? अब आप मुझे बताइएगा इस केस में प्राइसेस डिक्रीज करती हैं या इंक्रीज? और आउटपुट लेवल भी, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। सही है जी बच्चे। इस वजह से इस गैप को क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। ठीक हो गया जी बच्चे। अब फिर अगेन वही देख लीजिएगा, एक्चुअल आउटपुट लेस देन पोटेंशियल। एक्चुअल आउटपुट लेस देन पोटेंशियल। तो ये गैप क्या कहलाता है? डिफ्लेशनरी गैप। बच्चे ये कर्व समझ में आ गया? अब ये देखिए कोविड-19 की एक एग्जांपल लिखी हुई है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट ड्यू टू कोविड-19 इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गेटिंग स्लो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो गई? स्लो हो गई। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, एवरी कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग वर्स्ट रिसेशन। हर मुल्क में बदतरीन रिसेशन की सिचुएशन थी। ड्यू टू बैड इकोनॉमिक कंडीशन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हैव श्रंक ड्रास्टिकली। This recessionary phase will ultimately push a downward pressure on overall price level. चीजों की कीमतें कम होंगी तो लोग खरीद पाएंगे ना, उनकी चीजें बिकेंगी। तो उससे क्या हुआ? एग्रीगेट डिमांड का फॉल किया और प्राइस लेवल डिक्रीज कर गया। अब इस गैप में ये प्रोडक्टिव पोटेंशियल है, ये आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ये ज्यादा है, एक्चुअल आउटपुट कम है। तो ये जो गैप था इन दोनों के दरमियान में, इस गैप को क्या बोलते हैं बच्चे? नेगेटिव गैप। वो किसकी वजह से हुआ? फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। जी बच्चे, कोई मुश्किल बात तो नहीं है यहाँ तक? बाकी ये आपको बात सारी की सारी ये वो डायग्राम एक्सप्लेन हुई है कि एग्रीगेट डिमांड का अगर 0 से 1 पे फॉल कर गया तो प्राइस लेवल डिक्रीज कर जाएगा, आउटपुट लेवल भी डिक्रीज कर जाएगा। और ये दोनों के दरमियान का जो गैप होगा वो गैप कहलाएगा डिफ्लेशनरी गैप। सब बातें क्लियर? अच्छा बच्चे, नेक्स्ट आ गया इन्फ्लेशनरी गैप। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्राइस लेवल और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रियल नेशनल आउटपुट। रियल नेशनल आउटपुट। बच्चे नेगेटिवली स्लोप
एग्रीगेट डिमांड कर्व, पॉजिटिवली स्लोप शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व intersect to each other at point E, that is called equilibrium. Output equilibrium point पे, और बच्चे प्राइस लेवल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक हो गया जी बच्चे? अब बड़ी तवज्जो से सुनिएगा ये मेरी बात। अगर मैं कहूं कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व ये है, तो ये आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अब आप मुझे बताइएगा प्रोडक्टिव पोटेंशियल लेस देन एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल जीडीपी। अब ये जो दोनों का गैप आ गया है, ये गैप क्या कहलाएगा? ये कौन सा गैप है? इन्फ्लेशनरी गैप। लेकिन इसकी जो सही डायग्राम प्रेजेंटेबल है वो मैं भी बनाता हूं, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता कि आप अपने रिसोर्सेज से ज्यादा प्रोडक्शन कर डालें। जी बनाऊं जी? एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग प्राइस लेवल और एक्स एक्सिस के अलोंग रियल नेशनल आउटपुट। आप कह दें उसको, लेकिन उसमें कुछ और रीजंस थे, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ, उसमें बहुत सारी और वजूहात। आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब बात को समझिएगा बच्चे, लेट्स सपोज एग्रीगेट डिमांड कर्व एडी, short run aggregate supply curve intersect to each other at point E, that is called equilibrium point. Equilibrium price level। जी बच्चे ये कौन सी सिचुएशन है? आइडियल सिचुएशन। बच्चे इन केस अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज कर जाए, इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या कर जाए? राइज कर जाए। एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज करेगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व एडी से एडी 1 पे आ गया। यहां तक हो गया? अच्छा, एग्रीगेट डिमांड कर्व के राइज करने की वजह से सिचुएशन क्या होगी? आउटपुट लेवल बढ़ गया और साथ ही साथ प्राइस लेवल भी बढ़ गया, ऐसा ही है। और इकोनॉमी इतना आउटपुट तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती पोटेंशियल से ज्यादा, ऐसा ही है ना? पोटेंशियल से ज्यादा तो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसका मतलब डिमांड ज्यादा हो गई, रिसोर्सेज भी नहीं है। तो उससे हमने पढ़ा था इट जस्ट पुश अप द प्राइस लेवल। इससे सिर्फ क्या इफेक्ट होगा? प्राइस लेवल बढ़े। जब प्राइस लेवल बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का फॉल कर जाएगा, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का फॉल करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का फॉल कर गया। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का 1। अब उससे क्या इफेक्ट हुआ? इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 यही हो गया, और बचे प्राइस लेवल बढ़ के P2 हो गया।
तो उससे सिर्फ और सिर्फ चीजों की कीमतें बढ़ी, आउटपुट मैक्सिमम YF तक ही देगा। तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, जिससे चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। उसको रिसेशनरी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। पॉजिटिव गैप या इन्फ्लेशनरी गैप, जब इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी रिजाइड्स बियॉन्ड द प्रोडक्टिव पोटेंशियल। ये बात बड़ी अहम है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स कर जाए ओवर मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ अ कंट्री। बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड वही बातें आप देख लीजिएगा, ये कब मैंने आपको बना के समझा दिया। ठीक हो गया जी बच्चे, कर लेंगे जी। ये कब्ज हो चुके होंगे, ये जो मैंने आपको एंड पे कब्ज बताए होंगे ये कब्ज हो चुके होंगे जी। यहाँ पे हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे यहाँ तक? इसको पढ़िएगा जरूर, रीडिंग जरूर कीजिएगा। अगर किसी वर्ड में पढ़ने में कोई दिक्कत हो आपने मेरे से पूछना जरूर है। ठीक हो गया जी। MCQs इसके आज मैं शेयर करूंगा, कल टेस्ट है आप लोगों को इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।